अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में करते हैं, और जो आँख कान नाक गला के डॉक्टर होते हैं वो मरीजी को देखने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और साथ ही अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, सोलर कुकर जो होता है ना, सोलर कुकर, सोलर भट्टी, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। सवाल उठ रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए क्यों करते हैं? अगर हम करते हैं तो उल्टा प्रतिबिंब दिखाया जाता है, क्या ना करेंगे? तो इसका सीधा सा जवाब है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को आप रखते हैं किसमें, ध्रुव और फोकस के बीच, किसके बीच में, तब यहाँ पर कोई वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। याद है ना आपको? अवतल दर्पण में एक केस ऐसा होता है जिसमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक नहीं बनके काल्पनिक एवं सीधा बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक एवं सीधा। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा और वस्तु से थोड़ा बड़ा बनता है। इससे फायदा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो आदमी दाढ़ी बनाने के लिए बैठा हुआ है, जो ध्रुव और फोकस के बीच में बैठेगा तो उसका दाढ़ी जो है ना उसमें बड़ा बड़ा दिखाई देगा, और बड़ा बड़ा दिखाई देगा तो जो साफ करने वाला होगा, जो भी हजाम होगा, वो दाढ़ी बना रहा होगा तो अच्छा ढंग से शेविंग उसको कर पाएगा। तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। टॉर्च होता है या सर्च लाइट होता है, उसके परावर्तक सतह के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना? आपको ये भी जानना है कि क्यों करते हैं। अब इसको देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है कि कोई भी प्रतिबिंब बनता है ना हुआ, तो उसमें कैसे होता है पहले इसको समझिए। टॉर्च देखें आप लोग, टॉर्च में देखिएगा ऐसे कटोरी जैसे लगा रहता है, ऊपर ऐसे बॉल लगा रहता है ना, ये टॉर्च है ना। इसमें क्या होता है, ये अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? परावर्तक सतह। तो ये पहले समझिए कि टॉर्च का परावर्तक सतह कौन होता है? ये कटोरी जैसा जो देखते हैं वही होता है क्या, इसका परावर्तक सतह। क्या होता है? परावर्तक सतह। और ये अवतल दर्पण के रूप में लगाया जाता है। अवतल दर्पण जैसा ऐसे रहता है। क्यों रहता है? ताकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की जो किरणें होती है ना, वो प्रकाश की किरणें यहाँ से निकलेगी, ऐसे निकलेगी, निकल गई तो ऐसे निकल के सीधा, ऐसे निकल जाएगा, सीधा जाएगा, ऐसे निकलेगा और सीधा जाएगा। देखिए ये किरण सीधा सीधा निकलेगा, इसे देखिए। इससे क्या होगा, दूर तक वस्तु को हम देख सकते हैं, दूर की वस्तु को भी देख सकते हैं। यह टॉर्च में का बॉल निकाल के आप अलग जलाइएगा तो तयके दूर तक रोशनी रहेगा होगा। अब ये कटोरी में लगा दीजिएगा तो बहुत दूर तक रोशनी जाएगा। कटोरी मैंने समझ गया ना, टॉर्च क्या कटोरी जिसे कहते हैं, वही में लगा दिया तो बहुत दूर तक रोशनी जाएगा। क्या है? तो सब प्रकाश को मोड़ के एक तरफ कर देता है वो। समझ गए? इसीलिए परावर्तक सतह के रूप में कोई भी टॉर्च होता है और सर्च लाइट होता है, जो गाड़ी सबको, जो जहाज जहाँ पे आता है ना, तो जहाज वहाज को खोजने के लिए सर्च लाइट जो बनता है, उसका परावर्तक सतह जो होता है ना, वो सब अवतल दर्पण होता है। याद रखें, आँख नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं, वो दांत में चाहे आँख में चाहे नाक में कौन प्रॉब्लम है तो उसके अंदर देखने के लिए क्या करते हैं, इस दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस दर्पण का प्रयोग मतलब क्या करते हैं, उसका जो टॉर्च जो होता है, जो मरीजों को देखने के लिए टॉर्च होता है, माथा पर बांध लेता है इसे। डॉक्टर जो दांत को दिखवाया होगा, चाहे कान के, चाहे दांत के, चाहे नाक के, चाहे आँख के जो डॉक्टर होते हैं, आँख के तक, हाँ आँखों के डॉक्टर भी, जो अंदर की चीज़ों को देखने के लिए क्या करते हैं, वो माथा पे टॉर्च लगे रहते हैं इसे, ऐसे जैसे जैसे देखते हैं ना अंदर घुसा के, तो टॉर्चवा में बढ़ता हुआ तो दिखाई देता है वो। तो उसके परावर्तक सतह में भी क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है। ठीक है ना? यही देख, आँख के डॉक्टर हैं वो भी वो कर रहे हैं, और जो गला के डॉक्टर हैं, गला में कुछ फंस गया है, मछली का कांटा हल गया, चाहे कुछ हल गया, गला में कोई सूजन हो रहा है, तो मुंह में एना बार के देखेगा, अंदर तो अंधेरा रहता है, अंधेरा कितना देखेगा उसमें, तो टॉर्च ऊपर माथा पर लगा रहता है, ऐसे देखेगा तो उसमें क्या होगा, उसको साफ साफ दिखाई देगा, ताकि वो अच्छा ढंग से समझ पाएगा कि क्या बीमारी है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको समझ में आ गया। सोलर भट्टी होता है, सोलर भट्टी समझते हैं? जो सोलर भट्टी होता है, जो सूरज से खाना बनता है, तो उसमें क्या होता है, एक पेटी जैसा बना रहता है, ऐसा पेटी जैसा बना रहेगा। ठीक है? इसके ढक्कन में लगा रहता है, ढक्कन में अवतल दर्पण क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण ऐसे ढक्कन में। तो अवतल दर्पण ऐसा लगा रहेगा ऐसे, तो सूरज की किरण ऐसे आया, ऐसे, और आने के बाद में क्या होगा, सब एक जगह फोकस, सब कहाँ पे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। सब फोकस से गुजरेगा तो क्या होगा, सब सूरज की किरण एक जगह चला आया, अगर सब सूरज की किरण एक जगह आएगा तो क्या होगा, वहाँ गर्मी बढ़ जाएगा। अब 10 जगह सूरज की रोशनी है 100, और सबको समेट के एक जगह कर देंगे तो क्या होगा, सब गर्मी एक ही जगह पहुँचेगा, तो एक जगह पहुँचेगा तो जब हम डिब्बा में कोई खाना वाना रखेंगे तो गर्मी से ज़्यादा जल्दी पक जाएगा। समझ में आ गया? तो ये 4 चीज़ें आपको दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लेना है कि भैया अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। सुनिए फिर से, आप एग्जाम में लिखने के लिए उसको समझ लीजिए। पहले नंबर इसमें लिख लिया है ना आप लोग, तो लिख लिया तो लिखाने की जरूरत है नहीं हमको, याद रहेगा ना?
याद रहेगा। अवतल दर्पण का उपयोग आंख कान नाक के डॉक्टर नहीं शुरू से दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। दूसरा टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में करते हैं। तीसरा आंख कान नाक गला के डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। चौथा सोलर भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साइड मिरर, गाड़ी होता है ना, गाड़ी के साइड में ऐनक लगा रहता है, ऐसा देखते हैं, ऐसा ऐनक लगा रहता है। इससे क्या होता है, पीछे के जो गाड़ी है उसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो पीछे के गाड़ी को देखने के लिए साइड में जो मिरर लगा रहता है दोनों तरफ, ऐसे कान की तरह, उसको कहते हैं साइड मिरर। मोटरसाइकिलों में 2 गो रहता है, कार वगैरह में, कार में तो देखते हैं 3-3 4 गो रहता है। कार में तब कोई वो डिजाइन हो गया है। 2 गो साइड में रहेगा मिरर, एगो ड्राइवर जहाँ बैठे रहेगा वहाँ सामने पत्रकार को रहेगा लागल, देखे पतला लगा रहेगा। एगो कैमरा भी पीछे लगा के रखता है कि पीछे के गाड़ी के बैक करने के लिए तो घूमेंगे तो LCD लगा के रखेगा कि कैमरा भी लग गया है, पीछे कैमरा लगल रहेगा। तो कैमरा वाला बात तो अलग हो गया, मगर 3 गो तो देख भी रहे हैं, 3 गो लगा रहता है कि नहीं, साइड में 2 गो मिरर, एगो बीच में, ताकि पीछे वाला जो गाड़ी सब हमको आएगा तो पता कैसे चले। जैसे गाड़ी में बैठा हुआ है, देखिए ये गाड़ी चला रहा है, पीछे की गाड़ी कौन कौन है दिखाई दे रहा है उसको। इससे उसको फायदा हो जाता है। क्या फायदा हो जाता है, साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग करने के क्या कारण है। परीक्षा में पूछेगा कि भाई उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में काहे करते हैं, क्या कारण है। तो लिखिएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक एवं सीधा होता है। क्या होता है, काल्पनिक एवं सीधा। उत्तल दर्पण के बारे में नहीं पढ़े हैं, उत्तल दर्पण का हम पढ़ाएंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे, वस्तु कहाँ रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसमें पढ़िएगा कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। तो इसमें फायदा हो जाएगा हम लोगों को, गाड़ी जो आ रहा होगा वो आराम से हम लोग सीधा दिखाई देगा। दूसरा नंबर कारण क्या होता है कि अब उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। कैसा देखिए, ये उत्तल दर्पण है, इसका रेंज कितना बड़ा देखिए, इसका रेंज पूरा इतना बड़ा है, ये पूरा रेंज इसका इतना दूर तक देख सकता है वो। तो आजू बाजू में जो गाड़ी सवार है उसको दिखाई देगा है? अगर अवतल लगा देगा, अवतल तो क्या होगा, अवतल लगाने से क्या होगा, घाटा उसको इतने दूर दिखाई देगा। अब गाड़ी इसके सटल सटा के बगल में आएगा, वो गाड़ी आइलन की गाड़ी दिखाई देगा, ये वाला गाड़ी दिखाई नहीं देगा उसको। जो गाड़ी साथ सट क्या होगा बगल में वो दिखाई देगा, देगा। और जो बगल में गाड़ी होता है साइड में होगा वो दिखाई नहीं देगा उसमें, क्योंकि उसका रेंज बहुत छोटा है। देखिए अवतल दर्पण एना होता है, घेव चल रहता है, तो इतने दूर देखिएगा इसमें। ये तो एना रहता उथाल, तो इनू देख सकता है, इनू देख सकता है। क्या तो बात को समझिए, थोड़ा सा गौर से समझ आते समझ में। जैसे देखिए हम आपको कॉपी के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, ऐसे होता है अवतल दर्पण, होता है ना ऐसे। तो आई में जो भी प्रकाश आएगा, देखिए इतने, मान लो में हम टॉर्च मारेंगे सीधा इतने दूर जाएगा है, तो मतलब क्या इतने दूर में जो वस्तु होगा वही में दिखाई देगा, इतने दूर में क्या सामने सामने जो होगा दिखाई देगा। तो हम गाड़ी में एना लगाए हुए हैं पीछे, तो इतना दूर जो बगल बगल में जैसे ऐसे लगाए हुए हैं, तो जितना अगल बगल में आएगा इतने दूर के देख सकते हैं हम लोग। इतने दूर दिखाई देगा, इतने दूर का ना। गाड़ी है मेरा, जैसे गाड़ी ऐसे है मेरा, है ना, गाड़ी ऐसे है, हम साइड में से लगाए हुए हैं, तो हमारा गाड़ी के बगल में इतना दूर आएगा, इतने दूर दिखाई दे रहा है नहीं। अगर हम उत्तल दर्पण लगा दिए तब तो एनहू वाला तो दृष्टि से क्या हो गया, देखिए पहले था तैके था, इतने था एकर, अब देखिए फैल गया। जैसे हम उत्तल लगा दिए तो अब इन्ने के जो गाड़ी होगा वो दिखाई देगा, इन्ने के जो गाड़ी होगा वो दिखाई देगा, और दूर तक का गाड़ी भी दिखाई। इसीलिए साइड मिरर के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। 2 कारणों से याद कर लीजिएगा, 2 कारण है इसका। पहला कारण, इसमें काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, मतलब गाड़ी के चक्का नीचे और छत ऊपर है तो ऊपर दिखाई देगा। न तो अवतल लगा देंगे तो गाड़ी उल्टा दिखाई देगा, टायर ऊपर, ड्राइवर के माथा नीचे है। बताइए कितना कन्फ्यूजन होगा आदमी को, गाड़ी उल्टल है कि चल रहा है समझ में आया, गाड़ी उलट के चल रहा है नहीं, उत्तल लगाने से, अवतल लगाने से। इसीलिए उत्तल लगा, उत्तल में सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक एवं सीधा। दूसरा ना बात क्या, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ऐसा लाइट लगवाए हुए हैं, तो इन लाइट में अगर ऐसा वाला दर्पण रहेगा, ऐसा का लाइट रहेगा, यहाँ पे अगर हम बॉल लगा देंगे, मान लीजिए बॉले लगा दिए या ट्यूबलाइट कुछ लगा दिए, तो प्रकाश बहुत दूर तक फैलेगा। देखिए आजू बाजू में सब तरफ जोत रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, वही में अगर हम अवतल दर्पण लगा देते और तब बॉल लगाते हैं इनमें, तो प्रकाश सीधा दिखाई देता। तो कोनो चौराहा पे कोनो लगाएगा लाइट, तो चारों तरफ दिखाई देने वाला कि सीधा दिखाई देने वाला, तो चारों तरफ रोशनी फैले। तो फैलने के लिए लगाना पड़ेगा क्या, उत्तल। क्या लगाना पड़ेगा, उत्तल दर्पण लगाइएगा तब ये रोशनी फैलेगा। अवतल लगा दिया तो समिटा जाएगा एक ही जगह, बेचारा घर कूद जाएगा एक ही जगह, नहीं है ना।
इसीलिए हम लोग गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में, किसके, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट माने होता है गली में, गली में जो लाइट लगता है ओकर परावर्तक सतह जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? अब आप कंफ्यूजन जानते हैं कहाँ कहाँ होता है? कंफ्यूजन बड़ा जगह, बहुत जगह बच्चा से कंफ्यूजन करता है। कहाँ कहाँ करता है हम बताते हैं आपको, जाइए कहाँ कहाँ कंफ्यूजन करता है बच्चा सब। जब भी परीक्षा में लिखने के लिए आएगा ना तो बड़ा कंफ्यूज होता है वैसा, देखते उल्टा पुल्टा लिख के चलाता है। हम कई बार ऐसा देखे हैं विद्यार्थी सबको उल्टा पुल्टा लिखने के कारण। पहला नंबर गलती क्या करेगा, वो सोचेगा क्या, सर जी पढ़ाए थे दर्पण का उपयोग में लाइट में करते हैं, लाइट में, तो लाइट में कौन लाइट में, गाड़ी वाला याद रखेगा तो गाड़ी वाला याद रखेगा, ऐसा हो जाएगा उत्तल के अवतल कंफ्यूज होते रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो करते हैं परावर्तक सतह होता है, कौन, टॉर्च के परावर्तक सतह, सर्च लाइट। क्या, सर्च लाइट, यह सर्च लाइट। सर्च लाइट समझते हो, कोई चीज भुला जाता है खोजने वाला लाइट। सर्च माने खोजना होता है, खोजुआ लाइट, खोजी लाइट। जैसे जहाज आ रहा है समुद्र से, तो कौन जहाज कहाँ पे आ रहा है, रात में दिखाई देगा, तो उसको बड़का बड़का टावर बना कर लाइट लगा रहता है कि दिखता है कितने कने लाइट कौन कौन आ रहा है, समझे, वो सर्च लाइट होता है। क्या होता है, सर्च लाइट। शादी ब्याह केकरो होता है, ऑर्केस्ट्रा कहीं गाना उना कोनो चीज कोनो प्रोग्राम होता रहता है, तो क्या करता है, लाइट लगा जाता है, वो जो दूर दूर तक ना रहेगा, उड़ित रहेगा, जिसको आप कहते हैं बहुत दूर तक रोशनी रहता है, पार लाइट कहते हैं, बहुत दूर तक रहता है रोशनी उसका, देखते नहीं है, वही में होता है, देखते कितना दूर रोशनी रहता है उसका, आसमान में देखिए, अरे वहाँ पे शादी हुई थे, लोग देख देख के चल जाता है, शादी हुई हो रहा है, वहाँ प्रोग्राम हुई थी, है ना, वो बराबर चारों तरफ नचित रहेगा, चारों तरफ देखते शादी उदी में लगाता है लोग, उसको कहते हैं बुलौआ लाइट। क्या कहते हैं, बुलौआ, बुलाता है, नहीं आओ हम यहाँ पर हैं, वो लाइट हम जला देंगे, चल जाएंगे कहीं पर, कहेंगे वो अरे रात के लाइट हम जला रहे थे, आज लाइट लंग तू चले गए, बहुत दूर तक रहता है लाइट। तो उसमें क्या होता है, सब लाइट को एक जगह करके फोकस करता है, दूर तक ले लाइट को कर देता है, तो ये सब होता है अवतल। समझ आ गया कि नहीं आया? ये जो लाइट था ये स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट माने गली में लगने वाला लाइट, तो गली में जो लाइट लगता है उसमें लगता है उत्तल। कौन लाइट, हाँ, उत्तल दर्पण किस में लगता है, गली वाला लाइट में, हाँ, स्ट्रीट लाइट में। ये लाइट अवतल दर्पण किस में लगता है, सर्च लाइट में। याद रहेगा ना, कॉपी में लिखाल भी है, अलग अलग लिखा है, सब कुछ लिखा के पॉइंट बना के लिखा दे पहले, कंफ्यूजन ना हो कि चाहिए इसमें। चलिए अब हम लोग क्या देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, लाइट के जो टॉर्च होता है, टॉर्च या सर्च लाइट होता है, उसके परावर्तक सतह के रूप में करते हैं। तीसरा नंबर उपयोग है आँख, नाक, कान, दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो रोगी को देखने के लिए करते हैं। और चौथा नंबर होता है सोलर भट्टी में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में और स्ट्रीट लाइट के रूप में, स्ट्रीट लाइट का जो परावर्तक सतह होता है उसके रूप में करते हैं। तो उत्तल दर्पण में जो वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसके दो स्थिति होती हैं। पहला स्थिति होता है क्या कि वस्तु को जब हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, जो काल्पनिक एवं सीधा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, उसी को हम लोग किरण आरेख खींचने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास उत्तल दर्पण, और ये है इसका प्रधान अक्ष, इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव, और इसको कहते हैं फोकस। फोकस इसका नहीं होगा, इसका फोकस इधर होगा, ये फोकस है, और ये इसका वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वस्तु को हम लोग परावर्तक सतह की तरफ रखते हैं, और कहाँ रखने जा रहे हैं, तो कहाँ रखते हैं, अनंत पे रखने जा रहे हैं, माने वस्तु को हम लोग अनंत पे कहीं पे रख देते हैं, वस्तु को अनंत पे वस्तु को रख दिए, ठीक है। तो जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो इसका जो किरण आरेख कैसे बनेगा, देखिए ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा, ऐसे गया, और ये दर्पण से यहीं से परावर्तित हो जाएगा ऐसे, ऐसे गया और ऐसे वापस चला गया, और इधर जाता हुआ आपको प्रतीत होगा कि इधर फोकस से होकर गुजरा है, ठीक है। फिर ये किरण गया ऐसे, और यहाँ से आपतित किरण आया और परावर्तित होकर चला गया ऐसे चला गया, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से फोकस से होकर गुजर रहा है। उसी प्रकार से इधर से भी होगा, समांतर किरण आया और ये परावर्तित हो गया ऐसे,
और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इधर ये जा रहा है, फोकस से जा रहा है। तो उसी प्रकार से ये किरण आया ऐसे और यहाँ पे आया और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इधर कट रहा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्या कि ये इसका प्रतिबिंब जो है, जब उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु को अनंत पे रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनेगा, जो काल्पनिक होगा, सीधा होगा एवं वस्तु से बहुत छोटा होगा। याद कर लीजिएगा क्या क्या होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक। काल्पनिक जो भी बनता है जानवे करते हैं कैसा बनता हुआ, काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है और सीधा काल्पनिक जो होता है वो क्या होता है, सीधा होता है और सीधा बनवे करे। काल्पनिक जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और यहाँ पे वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो ये याद रखिएगा, पहला केस यही है। और दूसरा केस क्या देखिए, जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत से लेकर ध्रुव के बीच में कहीं रखिएगा, कहीं पर, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, दर्पण के पीछे। वो काल्पनिक एवं सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, छोटा होगा। देखिए बात को समझिए, ये दर्पण पहले बना लेते हैं, दर्पण एक बनाते हैं, फिर बनाते हैं कौन दर्पण, उत्तल दर्पण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, उत्तल दर्पण। यह है उत्तल दर्पण। इसका एक प्रधान अक्ष खींच लेते हैं, ये प्रधान अक्ष है, यहाँ पे इसका प्रधान अक्ष है। और वस्तु को हम रखने वाले कहाँ पे हैं, तो आप समझ रहे हैं कहाँ रखने वाले हैं, ये ध्रुव है, ये क्या है, फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। चलिए इसमें वस्तु को हम लोग रखने वाले हैं, अनंत पे नहीं रखेंगे, ये अनंत है, क्या है, ये अनंत है। तो अनंत पे हम की वस्तु को हम लोग नहीं रखेंगे, वस्तु को हम लोग रखेंगे कहाँ पे, तो वस्तु को रखेंगे अनंत से लेकर ध्रुव के बीच में, माने यहाँ 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 कहीं भी रखिए, कहीं भी रख दीजिए आप। चलिए हम वस्तु को यहाँ रख देते हैं, कहाँ रखे हैं, तो अनंत और ध्रुव के बीच में रखें, कहीं पर रख दीजिए, इसको उठाकर कहीं पर रखिए, तो उसका प्रतिबिंब जो है ना, ये ध्रुव देख रहे हैं, ध्रुव और फोकस के बीच, इसके बीचे बनेगा, इसी के बीच में बनेगा, नीचे बनेगा, सॉरी ऊपरे बनेगा, जो काल्पनिक होगा और सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा। माना हम यहाँ रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, काल्पनिक है तभी ना सीधा है, काल्पनिक है तो सीधा। देखिए माथा ऊपर है तो माथा ऊपर है, पैर नीचे है तो पैर नीचे है ना। अब हम क्या करते हैं, इसका किरण रेखा खींचेंगे। कैसे किरण खींचेंगे, देखिए तो इसके पहले समांतर आने वाली जो किरणें होती है, जानते हैं जो प्रधान अक्ष के समांतर किरण आती है वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से वो गुजरती है ना। तो ये फोकस से वो गुजरेगी, इधर गुजरती हुई प्रतीत होगी, है ना बुआ, ये गुजरती नहीं है क्योंकि इधर तो पेंट किया हुआ है, उधर थोड़ी ना जाएगा किरण, इधर जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। और दूसरा किरण लेंगे हम क्या, कि एक किरण ऐसा लेते हैं जो कहाँ से गुजरता है, तो ये वक्रता केंद्र पे जाएगी, ठीक है, वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी। जो वक्रता केंद्र पर जाएगी वो वक्रता केंद्र पर ही वापस आएगी और इधर जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना, इधर जाती हुई प्रतीत होती है। अब कांटा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यह इसी का प्रतिबिंब बना है, ठीक है ना, जो काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। तो इसमें दुइयों को स्थिति होता है, पहला स्थिति अनंत पे रखेंगे तो अभी पढ़े, यानी याद कर लीजिए, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है उसके दो स्थिति होता है, एक अनंत पे रखिएगा, अनंत पे रखिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, जो काल्पनिक होगा, सीधा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। और दूसरा नंबर स्थिति, दुइयों की स्थिति होता है, दूसरा नंबर स्थिति क्या होता है कि ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर रखिए, अनंत छोड़कर, ध्रुव छोड़कर बीच में कहीं रखिए, तो उसका प्रतिबिंब जो है ना ध्रुव और फोकस के बीचे बनेगा, माने बीचों बीच नहीं बनेगा, जितना एने लाइएगा उतने एने काड़ी घुसकेगा, जितना दूर ले जाइएगा उतनी काड़ी निकलेगा, ये समझ रहे ना। तो ये होता है। और कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, अब वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ये भी काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया, तीन चीज़ पढ़ा दी है, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, तीन चीज पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो क्लास में पूछिएगा,
यहाँ जो दिक्कत हो जिन प्राणियों का, घरे जाके रोने धोने से काम नहीं चलेगी, यहीं पे पूछिए, जिनको जो विषय में दिक्कत होगा यहीं पे पूछिएगा, क्लास में खड़ा होकर पूछिए, हम बताएंगे ना भैया। पूछ भी नहीं किया तो हम क्या, हम मानते हैं हम ही भगवान है, हम ही तो इंसान है ना है। थोड़ा दिमाग में क्या प्रॉब्लम हो रहा है हम कैसे जान जाएंगे बताओ। नहीं बना के लगा तो पता चल जाता है, अब बना के नहीं लाया है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ना है आवर्धन। अगला पॉइंट क्या हुआ देखिए तो, इसके जस्ट बाद नोट्स लिखे हुए हैं। इसके बाद पढ़ना है आवर्धन। क्या पढ़ना है? आवर्धन क्या होता है बे ना, कभी पढ़ना है तो लाई ना कॉपी लाई ना, कोनो दे ही ना रहे नोट्स, एक पास नोट्स में तो आवर्धन लिखल है, आवर्धन है, कॉपी लाई ना कॉपी, फिर हमको नोट्स निकालेंगे तो बेकार हो जाएगा ये। यहाँ ना है रे, तो कहाँ उलटले बढ़ी अभी, तू बहुत दूर चले गए बुआ रे, अभी सब पढ़ेगा बाकी ना लो उड़ने चला गया यहाँ ना, अब तक मैं यही सब पढ़ ली एक बाद ई ना हो मिल गए। ठीक है लिख ले बुआ रे, लिख ले इन्हें उन्हें टिका। तो अगला टॉपिक हम लोग का है अपवर्तनांक। क्या है? ध्यान से समझिए। अपवर्तनांक क्या होता है? देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ये तो अभी नहीं पढ़ना था, मगर ये बाद में पढ़ना था, लेंस पढ़ने के बाद। नहीं, गलती से लिखा गया था ये ना, पढ़ना लेंस क्या होता है। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे को कहते हैं आवर्धन। देखिए, मान लिए कोई वस्तु है और ये वस्तु का मान लिए प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, ठीक है ना, ये वस्तु है। वस्तु क्या मतलब? व्यक्ति है, और इसका प्रतिबिंब जो है ना यहाँ पे हम बनाए हैं, इसी का प्रतिबिंब आईना में रखने के बाद बना है, जो ऐसा बना है। तो ये प्रतिबिंब देख रहे हैं कि इससे बड़ा हो गया। मान लिया जाए कि ये जो है ना 10 सेंटीमीटर है, मान लेते, थोड़ा देर के लिए मानने में क्या जाता है, मानने के लिए तो कुछ मान सकते हैं ना जी। मान लेते हैं 5 फीट का आदमी है, 5 फीट का आदमी है, और ये 10 फीट का आदमी है। इसका जो परछाई, इसका जो प्रतिबिंब बना, माने का फोटो जो बना है आईना में, वो कितना बना है? 10 फीट बन गया है, 10 फीट। तो जो वस्तु की ऊंचाई होता है ना उसको कहते हैं एच। क्या कहते हैं? एच। और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है उसको कहते हैं एच डैश। क्या कहते हैं? एच डैश। तो इसका एच कितना है? इसका एच डैश कितना है? 10 है ना। तो आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है, ये प्रतिबिंब है बुआ, ये क्या है? प्रतिबिंब। ये कहती है वस्तु, ये है वस्तु। क्या है? वस्तु या व्यक्ति, मान लो वस्तु होगा या व्यक्ति होगा, और इसका क्या है? प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है। तो इसका एकदम ध्यान से समझ लीजिए, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आवर्धन का 2 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला को अभी जानिए। पहला फॉर्मूला होता है आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ये फार्मूला हो गया प्रतिबिंब। आवर्धन बराबर क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इसी को आवर्धन को शॉर्ट में कहते हैं एम। क्या कहते हैं? एम। एम बराबर होगा एच डैश बटा एच। क्या हो गया? एच डैश बटा एच। याद रहेगा? एम बराबर एच डैश बटा एच। अगर मान लो ये सवाल है कि कोई वस्तु है जिसका ऊंचाई जो है 10 फीट है और वस्तु का प्रतिबिंब बना हो जो 5 फीट वस्तु है और प्रतिबिंब कितना है? 10 फीट है। तो आवर्धन कितना हुआ? तो हम कहेंगे भाई वस्तु की ऊंचाई कितना, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है? 10 फीट। 10 फीट और बटा वस्तु की ऊंचाई कितना है? 5 फीट। तो 10 फीट बटा 5 फीट कितना हो जाएगा? 2 फीट नहीं हुआ, सिर्फ 2 होगा। अनुपात का जो आवर्धन होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता। आवर्धन क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, इसमें कोई मात्रक इसका
नहीं होता। परीक्षा में पूछता है आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो कहिए मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक होबे नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि फिट कट जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा, समझ में। तो इसका ये हो गया 2। आवर्धन कितना हुआ, 2 आवर्धन हुआ, इसका मतलब क्या हो जानते हैं, बोल चाल की भाषा में हम कहते हैं कि 2 गुना बना है। क्या बना है, कितना बार का है, 2 गुना बार का है, मतलब आवर्धन 2 निकली है। अब मान लीजिए 15 हो जाता तो 3 गुना, आई 20 हो जाता तो 4 गुना, समझ रहे हैं ना। आई मान लीजिए आई का जो प्रतिबिंब है वो 40 हो जाता था, कितना आता, 40/5, क्या 40/5 यानी 8 गुना। तो आवर्धन का मतलब होता है कई गुना बढ़ गया, समझ गया, दिमाग में आया। आवर्धन मतलब पढ़ो ही नहीं, उसको समझो भी, फील भी करो। आवर्धन मतलब क्या, हम लोग बोल जाके भाषा में बोलते हैं ना, 4 गुना बढ़ गया, 5 गुना बढ़ का है, 6 गुना बढ़ का है, वही आवर्धन है। मगर परीक्षा में नहीं लिखिएगा 4 गुना बढ़ का, 5 गुना बढ़ का है। परीक्षा में आप लोग जब पूछते हैं आवर्धन किसे कहता है, लिखिएगा हमारा सबके होता है कि 2 गुना बढ़ का है कि 3 गुना बढ़ का है, ओकरे आवर्धन कहते हैं, ऐसे लिख देता है। वजह से लिखा था, देखे तो 3 परिभाषा ऐसे ही जो हम समझाए तो वही लिख दिया था। मन करता है कि समझा ही नहीं, जो लिखा हुआ वही समझा के छोड़ दे, क्या कि समझाने के चक्कर में क्या होता है, जो समझाते हैं वही लिख देता है। ऐसा गलती नहीं करना। आवर्धन का मतलब होता है कि कई गुना बढ़ का है, मगर आवर्धन का फॉर्मूला ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। मगर इसका परिभाषा क्या हुआ, तो कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। परिभाषा यही हुआ इसका। एक परिभाषा तो ये हो गया, तो आप याद कर लीजिएगा m बराबर क्या होगा, h'/h, जिसको दिमाग में रखिए, समीकरण 1 मान के समझ लीजिए आप। अब आगे चलते हैं। एक चीज और होता है आवर्धन का फॉर्मूला निकालने के लिए। आवर्धन को हम एक और तरीका से जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं, कोई वस्तु है, सॉरी कोई दर्पण है, दर्पण में पहले हम बना लेते, दर्पण में उसको रंग लेते, दर्पण को तब बात करते हैं। फिर दर्पण है, इसको रंग लेते हैं। दिखाई दे रहा है, दर्पण दिखाई दे रहा है, रंगल दिखाई दे रहा है ना, अब दिखाई दे रहा होगा दर्पण क्या है। इसमें क्या होता है, वस्तु को हम रख, कोई दर्पण है बुआई, अवतल दर्पण है। चलिए इसका प्रधान अक्ष खींच लेते हैं। ये प्रधान अक्ष है, ये अवतल दर्पण है, इसको चलिए P रखते हैं यहाँ। ये क्या है, F है, ये कहते हैं C है। वस्तु को जब हम C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब का C पर, चलिए भैया, जब वस्तु को हम अनंत और फोकस के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, कार्यक्रम में बताइए। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तुम बताओ हुआ कहाँ बनता है, तुम बताओ। कहाँ से याद किए हैं, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो फोकस पे बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ से देखे हैं, ये पढ़े हैं, इधर लाइए, ऐसे पढ़िएगा, है ना, लाइए। क्या पूछते हैं सबसे पढ़ते हैं, तो बताओ हुआ कहाँ बनता है, तो बताओ कहाँ बनता है, सी पर बनता है। माने वक्रता केंद्र हम अनंत के बीच में रखेंगे, वक्रता केंद्र सी पर बनेगा। महान लड़का से पूछो, तू बताओ, तुम बताओ, हाँ तुम कहाँ बनता है, ओम कुमार कहाँ बनता है, ध्रुव पर बनता है। वाह माधु, तुम बताओ। गुड, ताली बजाओ इसके लिए। आप लोग इधर आइए, नहीं पिटाई खाइए। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच का प्रतिबिंब यहाँ बनता है। ये देख लीजिए, बहादुर लिखा सबको, ये बहादुर लिखा सब है, यहाँ बनता है। है आइए पिटाई खाइए। आप लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण का वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहानी याद किए हैं, कहानी याद किए हैं, लिखाया गया है, आप पढ़ाया गया है, तभी उन्हें याद हो रहा है। चलिए तुम बताइए आयुष कुमार, कैसा बनता है, प्रकृति बताइए। वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। उल्टा कि सीधा, उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टे ना होता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, बैठ जाइए। अवतल दर्पण में वस्तु को अगर रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और यह वस्तु क्या, ये वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है।
चलिए, तो ये भी फिलहाल हम किरण आरेख नहीं खींचने जा रहे हैं, किरण आरेख खींचना अभी हमको नहीं है। हमको समझाना क्या है? आवर्धन। क्या समझाना है? आवर्धन किसे कहते हैं वो समझाना है। उसको समझाने के लिए हम चित्र बनाए हैं। तो ये होता है, इसको देखो यहाँ पे जो यहाँ से है ना, दर्पण में कोनो दूरी नापते हैं तो नापते हैं ध्रुव से। कहाँ मापते हैं? ध्रुव से। कोनो दूरी मापना है तुमको तो कहाँ से मापोगे? ध्रुव से। ध्रुव से यहाँ तक ये वस्तु की दूरी होता है। इसको कहते हैं, वस्तु की दूरी को कहते हैं u। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? u। आई प्रतिबिंब बना है, इसका फोटो बना है, ये वस्तु है। क्या ये वस्तु है? हम बोले ना सारा, अभी तक ये पूछे हैं, सारा पूछेंगे इसलिए याद करके रखिएगा बुआ, कौन से पूछेंगे कौन चीज़। और जैसे आज पढ़ाए हैं, उपयोग पढ़ा रहे हैं, उस प्रतिबिंब कहाँ पर रखे, जाके घरे याद कीजिए, सब लिखा हुआ है, याद कीजिए। ठीक है, ये सब बात नहीं है कि पढ़ लिए घरे गए आप भुला गए। देखिए ये है ध्रुव और ये क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब है ना, तो इस प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं भी। क्या कहते हैं? भी। तो आवर्धन बराबर, मान लो यहाँ पर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये वस्तु जो रखा गया है वो 20 मीटर पर रखा गया है। कितना मीटर पर? 20 मीटर पर। आज जब प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब वो बना है 5 मीटर पर। कितना मीटर पर? 5 मीटर पर। याद है ना? याद है, मैंने हम ले लिए, एग्जाम्पल ले लिए हैं। वस्तु कहाँ रखे हैं? 20 मीटर पर, और प्रतिबिंब कहाँ बना है? 5 मीटर पर। तो कह रहा है क्या कि इसका आवर्धन निकालिए। आवर्धन कितना होगा? आवर्धन निकाल के दिखाइए कितना होगा। निकालेंगे ना आवर्धन? तो आवर्धन का यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्या चीज? वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी। देखिए भैया यहाँ पे आवर्धन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आवर्धन बराबर होता है माइनस प्रतिबिंब की दूरी। क्या? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब दूरी बता वस्तु की दूरी। याद करते हैं, वस्तु की, ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर एक पढ़ाएंगे चिन्ह परिपाटी, इसके बाद वही टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, चिन्ह परिपाटी। ध्रुव से जो भी बाएं तरफ लीजिएगा वो सब माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में। तो बताइए वस्तु की दूरी यानी कि u कितना है? यहाँ पर दिया हुआ है u कितना है? 20 है। तो इधर ध्रुव से बाएं तरफ है तो क्या होगा? -20 मीटर। प्रतिबिंब जो है वो कितना दूर है? प्रतिबिंब ये ना है, तब कितना दूरी पर है? 5 मीटर पर। तो इसका v कितना है? v -5 मीटर। ये माइनस कहाँ आया है दोनों में? तो कहिएगा ध्रुव से जो बायां तरफ होता है उसको माइनस में होता है, वो हम पढ़ाएंगे, उसको चिन्ह परिपाटी कहते हैं, उसको लिखे भी हुए हैं, हम पढ़ाएंगे भी अभी। तो ये माइनस में हो गया। आई फार्मूला में माइनस होता है बुआ, हम ना किए हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो इस फार्मूला जो आप लिखे हैं, ये वाला फार्मूला हो गया। ये फार्मूला को आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि आवर्धन बराबर होता है, क्या होता है? माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। इसको शॉर्ट में अगर याद कीजिएगा, शॉर्ट में आगे याद करें तो m बराबर होता है -v/u। ये फार्मूला को याद रखना है, ठीक है? ये फार्मूला हो गया, याद रखना है इसको। अब बात आती है कि क्या इस फार्मूला पे सवाल को बना सकते हैं? इसका आवर्धन निकाल सकते हैं? क्या ना निकालेंगे? वस्तु की दूरी दिल्ली है 20, अब प्रतिबिंब की दूरी दिल्ली है 5, तो निकालने में क्या दिक्कत है? क्या करेंगे? फार्मूला पे रख देंगे, माइनस, अब v कितना है? 5, अब बटे u कितना है? 20, -20। जा ये वो तो फार्मूला में क्या माइनस, आई -5 बटा -20 कट गया, 4 पंचे 20। कितना आ गया? जा 4 पंचे 20 हो गया। चलिए, तो ये माइनस से माइनस भी कट गया है, माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस कट गया ना, ये माइनस फार्मूला वाला बच गया, -1/4। माने क्या कि माइनस में आया है, इसका मतलब ये हो गया कि प्रधानक से नीचे है, तो नीचे है कि ना? 1/4 यानी 1 का चौथाई, यानी 1 से भी कम, यानी कि छोटा है, यानी चरगुना कम गया है, साइज का चरगुना कम गया है। समझ में आया? तो ये दो तरीका से हम निकाल सकते हैं इसकी दूरी पर आवर्धन बराबर। एगो आवर्धन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे है, क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई है इसमें, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इसमें क्या है? प्रतिबिंब की माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। याद रहेगा? तो 2 का फॉर्मूला पढ़ लिया आप लोग। आवर्धन बराबर जो पढ़े हैं आप, आवर्धन
आवर्धन बराबर फॉर्मूला दो पढ़े हैं। एगो पढ़े हैं क्या, m बराबर, शॉर्ट में कहते हैं m, तो m बराबर हो गया, एगो पढ़े हैं h डैश बटे h, समीकरण 1 था। और दूसरा पढ़े हैं क्या, m बराबर माइनस v बटा u, दो पढ़े हैं। और दोनों पर हम कुछ बना के दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए, कैसे निकालते हैं दिखा दिए हैं। चल अब ये दोनों से वो फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा कि अगर दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। एक और व्यंजक प्राप्त होगा हमको, क्या प्राप्त होगा, h डैश बटे h बराबर होगा माइनस v बटे u। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, ये एक आवर्धन के फार्मूला से निकल रहा है। h डैश बटे h, क्या, h डैश बटे h बराबर माइनस v बटा u, ये आवर्धन के फार्मूला से हमें प्राप्त हुआ है। आवर्धन बराबर फार्मूला हम लोग निकाल लिए। अब इसमें क्या है, 4 चीज है, चारों चीज के बारे में आपको पता है। ये कोई कहेगा कि बताओ भैया h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h डैश बोलो, h डैश बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, चारों चीज पता चल गया ना। हाँ, h माने ऊंचाई, ठीक। तो इस तरह से 4 गो चीज में अगर 3 गो चीज दे देगा ना तो तुम निकालना पड़ेगा, वो तो निकाल सकते हो, समझ गए। मानो कौन सवाल ऐसा का दे दिया है, कह दिया कि भी है, एक सवाल है, सवाल तुम लोगों को बनाना है, करा है क्या इसमें कि u दे दिया है 10, भी दे दिया है 90 सेंटीमीटर, h डैश दिया है 40 सेंटीमीटर, तो करा h निकालो, तो निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। ये फार्मूला अगर दे दिया है हमको, इतना चीज दे दिया है तो हमको आराम से निकाल सकते हैं। अभी नहीं कह सकते माइनस में ना है, अरे भैया वो चाहे उल्टा दर्पण हो चाहे दूसरा दर्पण हो, क्या माइनस में दे दिया, चलो लिख दिए माइनस, ठीक है। और समझ में आया कैसे बनाओगे इसको, कैसे बनाओगे बोलो। चलो इसको हम कर देते हैं 5, क्वेश्चन पे आप बैठ भी जाए, फिट हो जाए। क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। कैसे बनाएंगे, किस फॉर्मूला बनाएंगे भैया, फॉर्मूला वही लगाएंगे, कौन वाला, h डैश बटे h बराबर माइनस v बटा यहीं पर रख देंगे। h डैश कितना है, h कितना है पता नहीं, माइनस v कितना है -5, u कितना है -10। तो अब क्या दिक्कत है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूना 10 कट गया। ये 40 बटे h है, गाड़ी कितना आ गया -1 बटे 2, ये इससे गुना इससे गुना, तो इसको इससे गुना करेंगे तो -h बराबर 40 दूना 80 हो गया। ये माइनस होने जाएगा तो क्या होगा, h बराबर -80।